बच्चे हमारे आंगन में पलता हुआ सबसे बड़ा सवाल है। जब आप अच्छे की खोज में जाते हैं तो अच्छे की खोज में जाइए, परफेक्ट की खोज में मत जाइए। आखिर मनुष्य है, कमियों के साथ है, मन के साथ है। बच्चे इतने चूजी होते जा रहे हैं, आप उनकी चूजीनेस को स्ट्रेंथ मानते हैं? उन्हें हर चीज़ से शिकायत होगी। मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन इससे बेहतर अपने मनोभाव को कहने के लिए मेरे पास दूसरा शब्द श्वेता नहीं है। नमस्ते, मैं श्वेता और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऋषि दृष्टि पर। आज का हमारा विषय रहेगा वर्तमान संदर्भ में गुरुकुल शिक्षा पद्धति और उसमें निहित शिक्षाओं की वर्तमान में उपयोगिता। हमारे साथ उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सर, जो स्वयं एक अद्भुत शिक्षाविद हैं और जिनका स्वयं का अध्ययन गुरुकुल परंपरा के तहत हुआ है। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। तो सर, आज के विषय से संबंधित मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा, क्योंकि आप स्वयं एक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के तहत आपने अध्ययन किया है। आप क्या समझते हैं कि वर्तमान में जब एक माता पिता अपने बच्चे को एजुकेटेड तो करना चाहते हैं और जितनी भी शिक्षण संस्थाएं आजकल विद्यमान हैं, सब में एजुकेशन तो है, लेकिन वो बच्चे रूटेड नहीं है, तो क्या ऐसे में उन बच्चों के प्रति गुरुकुल कोई एक अलग भूमिका का निर्वहन कर सकता है? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज का जो विषय आपने संवाद के लिए चुना है, वो विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी कहीं ना कहीं मम्मी पापा हैं जी। बच्चे हमारे आंगन में पलता हुआ सबसे बड़ा सवाल है। करेक्ट। और इस दौर में तब जबकि हमारे रहन सहन का, तौर तरीक़ों का, संबंधों का एक पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। सही बात। उस बदलते समय में बच्चा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। बच्चे की परवरिश का पैरामीटर क्या हो, मानक क्या हो, प्राय हमारी पकड़ में वो नहीं है। ऐसे में इस विषय पर संवाद करना, हम सबको बच्चे पढ़ाने ही हैं, हमारी आवश्यकता भी है और हमारा कर्तव्य भी है। ऐसे में जब हमें बच्चे पढ़ाने ही हैं, तो उसका एक विकल्प वो है जो पुरातन भारत में चलता था, चलता आया है, आज भी कुछ परिवर्तित स्वरूप के साथ समाज में प्रचलित है, जिसे हम गुरुकुलीय पद्धति कहते हैं। और दूसरा फॉर्मेट जो बहुत सारे संपर्कों से, दुनियावी संपर्कों से भारत में ईजाद हुआ, वो वर्तमान शिक्षा पद्धति का स्वरूप है, जो डे स्कॉलर्स हैं, 4 घंटे 6 घंटे चलने वाले स्कूल्स हैं, उनका दूसरा प्रारूप है। तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा विषय जो भारत के बहुत सारे माता पिताओं के सवालों का जवाब बन सकता है, उनकी परेशानियों के निदान का एक माध्यम बन सकता है, उस विषय को आज आपने संवाद के लिए चुना है। तो सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को इस बात के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और अब जो आपका सवाल था, जैसा मैंने निवेदन किया, सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा प्रश्न बालक के रूप में हमारे सामने है। हर बच्चा एक पहेली है और उस पहेली को आप मशीनी तौर पर संबोधित नहीं कर सकते। मशीनी तौर पर उसकी परवरिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए 24 घंटे बालक को एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। कोई आंख ऐसी हो, किसी का तो फोकस हो, जिसमें बच्चे की हर गतिविधि, हर चेष्टा पकड़ में आए
उसकी शारीरिक चेष्टाएं, उसका संपूर्ण मानसिक व्यवहार उसकी पकड़ में आए। बच्चा बड़ा होता है, उसके संदर्भ बनते हैं, कंसेप्ट क्रिएट होते हैं, वहाँ से वो बच्चा सीखता है। यदि वो हमारी गाइडेंस में नहीं है, निगरानी में नहीं है, और बच्चा बड़ा हो गया, बिना निगरानी के उसने वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, देख करके कॉपी कर लिया, वो अनगाइडेड मिसाइलें होंगी जो समाज के लिए विध्वंस का कारण बनेंगी, जो अब हर घर में हो गया है, जो बहुत सारे घरों के लिए चिंता का विषय है। माता पिता के पास समय नहीं है, करेक्ट, निगरानी हो कैसे? कैमरों से जड़ निगरानी आप कर सकते हैं। गुरुकुलीय शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 24 घंटे एक बच्चा किसी निगरानी में है। बच्चे के विकास का मतलब केवल शारीरिक विकास नहीं है, बच्चे के विकास का मतलब उसका मानसिक विकास भी है। जितना उसका मानसिक व्यापार है, उसका विचार ग्रहण है, संदर्भों का निर्माण है, आदर्शों का निर्माण है, तर्कों की प्राप्ति है, वो सारे संदर्भ बच्चे के बन रहे हैं तब जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और यदि वो बिना निगरानी के सृजित हो गए श्वेता जी, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी माता पिता के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए दूसरी नहीं हो सकती। क्योंकि बच्चा सिर्फ घर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज की भी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र की भी प्रॉपर्टी है, और मानवता का संवर्धन भी उसने करना है। इसलिए यदि सबसे ज़्यादा चिंता का कोई विषय है तो वो बालक है, और बालक के उस शिक्षा तंत्र को हमें संबोधित यदि करना है तो गुरुकुल के सारे संदर्भ को हमें समझना ही पड़ेगा। मैं कहूँगा तब जबकि हम अपनी दुनिया में बहुत मशगूल हो गए हैं, अपने कामकाज में बहुत मशगूल हो गए हैं, दुनियावी दौड़ में शामिल हो गए हैं, कुछ ऐसे टारगेट हमने अपने जीवन के लिए तय कर लिए हैं जो सही हैं या गलत कोई नहीं जानता है। माँ बाप उस तरफ जब दौड़ रहे हैं तो इन बालकों की परवरिश यदि गुरुकुलीय माध्यम से नहीं होगी, गुरुकुलीय तंत्र से नहीं होगी, निगरानी में नहीं होगी, वैल्यू सिस्टम के साथ नहीं होगी, तो वो मशीनें बन जाएंगी। और मशीनों से कल कारखाने तो चलते हैं, मशीनों से समाज नहीं चलता है। हमें जीवित जिंदा समाज बनाना है, उसका माध्यम शिक्षा है। और शिक्षा हमें मूल्यबोध के साथ है, वैल्यू सिस्टम उसका अंग है, और वो हमें आश्वासन देती है कि हम समाज को सभ्य बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, जीने लायक बनाएंगे। वो बनाने के लिए कोई तो उत्तरदायी हो। वो उत्तरदायी 4 घंटे 6 घंटे का शिक्षक नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षक की संपूर्ण भूमिका तब व्यक्त होती है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व तब उपयोग में आता है जब 24 घंटे बच्चा उसकी निगरानी में है। इसलिए गुरुकुलीय शिक्षा इस दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता है। माता पिता को अपने संतानों को सुसंस्कृत, जिम्मेदार, स्किल्ड बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिसर यदि कोई है तो वो गुरुकुल है। ठीक है सर, आपने अभी कहा कि वहाँ पर जो भी टीचर हैं उनको पूरे समय बच्चे के ऊपर ऐसी निगरानी बना के रखनी है जिससे कि उसका वैल्यू सिस्टम उनकी निगरानी में ही ग्रो करे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो भी हम गुरुकुल आजकल देख रहे हैं, या फिर जो भी गुरुकुल पद्धति का एक नियम है, उसके अंदर जो भी टीचर आ रहा है, जो अध्यापक आ रहा है, जो आचार्य आ रहा है, उसके पास वो वैल्यू सिस्टम है, वो इतनी मजबूती के साथ उस चीज को उसने आत्मसात किया है कि वो बच्चों तक पहुंचा सके।
और दूसरा, अगर सिर्फ निगरानी ही करनी है तो क्या इसका कंपनसेशन हम घरों में, आजकल तो सबके पास पैसा है, एक टीचर घर में ही रख लें या फिर मेड्स रख लें, क्या वो निगरानी काफ़ी नहीं है? श्वेता जी, मेरे ख्याल से आपका सवाल इस धारणा से प्रेरित है कि गुरुकुल केवल एक छात्रावास है। हमें तो सबको ऐसा ही लगता है, बिल्कुल। मैं आपको कहूँगा गुरुकुल छात्रावास भर नहीं है, गुरुकुल रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है, गुरुकुल एक फिलॉसफी है, गुरुकुल एक जीवन दर्शन है। और उसका आधार क्या है? मैं वेद में, अथर्ववेद में एक सूक्त है, ब्रह्मचर्य सूक्त। ब्रह्मचर्य सूक्त में एक कल्पना की, बालक हमारे लिए बालक नहीं है, हमारा टारगेट है कि हर बालक ब्रह्मचारी है। ठीक। आजकल ये शब्द मजाक में इस्तेमाल होने लगा। हमारे लिए बालक ब्रह्मचारी है। गुरुकुल किसी को बालक मानता ही नहीं। अपने परिसर में आते ही गुरुकुल का पहला संकल्प जो बनता है, वो पहला संकल्प क्या है? ये ब्रह्मचारी है। और जब हम उसे ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मचर्य के साथ जितने जीवन व्रत हैं, शारीरिक साधना, कठोरतम साधना, मानसिक सजगता, तार्किक सजगता, बौद्धिक संपुष्टि, बौद्धिक स्ट्रेंथ, ये हम सारे उस ब्रह्मचर्य के सूत्रों के साथ बच्चे को देते हैं जी। और आचार्य उस आने वाले ब्रह्मचारी को, अपने परिसर में आने वाले बालक को किस तरह से ग्रहण करता है। और मुझे भरोसा है कि आपने जरूर वो संदर्भ ध्यान में लिया होगा, तब जब अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त कहता है कि आचार्य का परिसर उसका गर्भ है। सही, बिल्कुल। और उस परिसर में रहने वाला बालक आचार्य के गर्भ में रहता है। ये कल्पना कौन सी है? ये वो कल्पना है जब माँ गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखती है। कोई बच्चा सबसे ज़्यादा सुख का अनुभव, सुरक्षा का अनुभव कब करता है? जब वो माँ के गर्भ में है। और माँ भी बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान किस अवस्था में रखती है? जब वो उसके गर्भ में। बिल्कुल। जन्म देने के बाद आप अपनी बेटी को, बेटे को कभी छोड़ करके चली गई होंगी, कभी अपने काम के दबाव में आपका बालक आपको ध्यान नहीं भी रहा होगा, कभी आप प्रमाद में, थकान में सो भी गई होंगी, कभी आपने बिना बच्चे को खिलाए खा भी लिया होगा, कभी आप बच्चे को किन्हीं अपनी मेड को सौंप करके या माता को सौंप करके, सासू माँ को सौंप करके, नेबर्स को सौंप करके कहीं चली गई होंगी। गर्भ के दौरान जो माँ खाती है बच्चा खाता है, जो माँ पढ़ती है बच्चा पढ़ता है, माँ के कर लेने से बच्चे का सब कुछ होना हो जाता है। जितना ध्यान माँ अपने गर्भस्थ शिशु का रखती है, उतना ध्यान अपने परिसर में आचार्य अपने पास पढ़ने आए हुए शिष्य का रखता है। आप सारे दुनिया के साहित्य को पलटिए श्वेता जी, एक बेहतरीन उपमा, गुरु और शिष्य का आपसी संबंध कैसा हो, आप ढूंढ करके लाइए। इससे बेहतर नहीं मिलेगा। क्या दुनिया में इससे बेहतर, इससे ज़्यादा संसिक्त, इससे ज़्यादा स्नेहपूर्ण, इससे ज़्यादा ममतामयी, वात्सल्यपूर्ण, निगरानीपूर्ण दूसरा संबंध आप ला सकती हैं? हमारे ऋषियों की परंपरा में वेद से जो संदेश आया है, वो संदेश गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध स्थापित करता है? माता और गर्भस्थ शिशु का। यदि ये संबंध किसी आचार्य का अपने बच्चे के साथ है, तो आपको क्या लगता है कि इस संबंध को कंपनसेट आप किसी जार में कर सकती हैं? नहीं कर सकते। ये संबंध, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं श्वेता जी, गुरुकुल आवासीय विद्यालय भर नहीं है,
गुरुकुल दर्शन है जो 24 घंटे गुरु के दिमाग में शिष्य को और शिष्य के दिमाग में गुरु को 24 घंटे रखने का वचन देता है, आदर्श देता है। और जो शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता वो अपने आप ही फिल्टर हो जाता है, वो गुरुकुल में रह ही नहीं सकता। क्योंकि गुरुकुल की टोटल वर्किंग घड़ी देखकर वर्किंग नहीं है। गुरुकुल में घड़ी बांधने का संदर्भ नहीं है। मैं भी आज घड़ी बांध करके नहीं बैठा हूं आपके पास में, आपने बांध रखी। गुरुकुल में घड़ी का संदर्भ नहीं है। टाइम, गुरुकुल टाइम नहीं है। सूरज के साथ साथ चलना है, 24 घंटे जागरूक रहना है, अलर्ट मोड पर रहना है। और इसलिए गुरुकुल का दर्शन जब किसी आचार्य के दिमाग में 24 घंटे उसके परिसर में पढ़ रहे शिष्य की चिंता को डाल देता है, भावना को डाल देता है, इससे ज़्यादा इमोशनल, इससे ज़्यादा स्वप्निल कल्पना में दूसरा संबंध नहीं आता। इसलिए आप चंद पैसों से घर में रखे गए टीचर से गुरुकुल के शिक्षक को रिप्लेस नहीं कर सकते। गुरुकुल जीवन दर्शन है। धन्यवाद सर। हाँ, ये सुन के तो लग भी रहा है कि अगर इतना क्लोज किसी का संबंध है तो वो सिर्फ एक आचार्य का ही हो सकता है, कहीं और रहने वाले किसी भी शिक्षक का नहीं हो सकता। एक और प्रश्न था कि अब जैसे आज का बच्चा है जो खुद ही अपने डिसीजंस लेना चाहता है, ऐसी स्थिति में सबसे पहला तो प्रश्न ये था कि आप किस एज में हम बच्चे को गुरुकुल में भेजें, या किस एज से उसकी जो शिक्षा है वो गुरुकुल में होनी चाहिए, जिससे कि हम उसे कच्चे घड़े के जैसे निर्माण कर सके। और दूसरा, अगर वो बड़ा हो चुका है और संस्कार तो उसको भी देने हैं, माता पिता की कंसर्न तो वो बच्चा भी है, उसके लिए क्या दूसरा ऑप्शन है, विकल्प है? श्वेता जी, सामान्य रूप से बच्चा अपने प्रारंभिक दिनों में जितना सीखता है उतना कभी नहीं सीखता। भारत की और एक खूबसूरती है, और वो खूबसूरती ये है कि गुरुकुल केवल ये शिक्षा संस्थान नहीं है। यदि मैं भारत के पूरे शिक्षा तंत्र की व्याख्या आपसे करूं तो वो पठन पाठन का पहला पाठ उस दिन शुरू नहीं होता जिस दिन बच्चे ने गुरुकुल में प्रवेश लिया। वो पाठ बहुत पहले शुरू होता है। और भारत के लोगों ने पहली आचार्य किसको कहा है? माँ को कहा है ना? बिल्कुल। आप कंफर्म है इस बात को? माँ पहली आचार्य है। अब यदि वो आचार्य है तो उसका कोई गुरुकुल भी है? यदि वो आचार्य है तो उसके पास कोई कैंपस भी है ना? घर अपना, उसका घर है। उस घर से पहले भी एक कैंपस है। उस घर के पहले भी बच्चे में श्वसन है, बच्चे में चेतना है, बच्चा रिस्पोंड कर रहा है, बच्चा समझ रहा है, सीख रहा है। गर्भ में कह रहे हैं। गर्भ। और गर्भ भारत का पहला गुरुकुल है। सिर्फ भारत का? भारत के चिंतन का, भारत के ऋषियों के चिंतन का, बच्चे के निर्माण को वहां से पकड़ा है। करेक्ट। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप उसे 8 साल में 10 साल में पकड़ने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उतना पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाने वाला है। ऋषियों ने उस दिन पकड़ा है जब वो माँ के गर्भ में है, उसका पहला दिन। और वहां से सजग किया है आचार्य को, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वहां से निगरानी है। उन संदर्भों को याद कीजिए। पहला गुरुकुल माँ का गर्भ है, दूसरा गुरुकुल माँ की गोद है। जब वो बच्चा माँ की गोद में है वो सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा आनंद का अनुभव करता है। और वो वहाँ सीख रहा है, वो गर्भ में भी सीख रहा है, वो माँ की गोद में भी सीख रहा है, लोरियों के साथ सीख रहा है, माँ को रिस्पोंड कर रहा है। वहाँ भी कल्पनाएं हैं, वहाँ भी शिक्षण तंत्र है, वो वहाँ के भी आचार्य है। और तीसरा गुरुकुल माता और पिता दोनों का घर है, गृह। ये तीसरा गुरुकुल है। पहला गुरुकुल गर्भ,
दूसरा गुरुकुल गोद है, तीसरा गुरुकुल माँ पिताजी का माँ पिता का घर है, उसके बाद चौथा गुरुकुल आता है आचार्य का। इन 3 गुरुकुलों से बच्चा सुशीलता सीख करके आता है। ऋषि दयानंद ने अपने पठन पाठन के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य का प्रयोग किया है, जिसको कई बार हम पढ़ते पढ़ते ध्यान में नहीं लेते। माता बच्चे को सुशीलता का उपदेश करे। ये सुशीलता क्या है? इसमें विनम्रता भी है, कंप्लीट चरित्र, इसमें कंप्लीट चरित्र, आचरण भी है। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जोर यदि किसी शब्द पर दिया है तो वो शील है। यदि वो बेहतर शील बच्चे के पास नहीं है, तमाम पॉजिटिविटी, अच्छाई को स्वीकार करने का माइंडसेट, अच्छाई के खिलाफ नहीं जाने का व्रत, ये एक कमिटमेंट है। और माता और पिता का दायित्व है कि उसको मजबूत करें। वो शुरू वहां से होगा, वहां से शुरू होगा। और वहां नहीं हो पाता है तो वहां नहीं हो पाता है तो नुकसान तो होगा। उतना भुगतना डैमेज पड़ेगा। कंट्रोल जितना गुरु कर सके करेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, माता पहली आचार्य है, पिता बच्चे का दूसरा आचार्य है। ये 2 आचार्य जब बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर माइंडसेट तैयार करते हैं सुशीलता के को प्रदान करके, तो उसके बाद तीसरा गुरुकुल कार्य पर उतरता है। और वो तीसरा गुरुकुल गुरु का कैंपस है, गुरुकुल हैं, विद्या संस्थान हैं, विद्या केंद्र हैं। वहाँ बच्चा आता है जहाँ वो अक्षर ज्ञान भी लेता है, चरित्र का ज्ञान भी लेता है, वीरता का प्रशिक्षण भी लेता है, कला कौशल भी सीखता है, और अपने भविष्य के लिए समाज में मैक्सिमम उपयोगी वो कैसे हो सकता है, इसका भी व्रत और संकल्प धारण करता है। वो गुरु का गुरुकुल है। तो इसलिए तीनों गुरुकुलों को, चारों गुरुकुलों को अपना दायित्व पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सारा अध्यवसाय बच्चे के लिए है। इसलिए बच्चे की चिंता भारत में वहां से की है। यही स्टूडेंट सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड जो आजकल है ना, एजुकेशन मतलब पॉलिसी कहती है कि सेंटर्ड शिक्षा होनी। इससे बड़ा क्या? इससे ज्यादा श्वेता जी और ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड क्या हो सकता है? बिल्कुल सही। पूरा सेटअप हमारा पूरा परिवार का स्ट्रक्चर बच्चा केंद्रित है, और हम उसी को संकल्प में लेकर के उसको तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। ये गुरुकुल का जीवन दर्शन था। ठीक है, तो गुरुकुल को ऐसा समझा जाए कि गुरुकुल सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है जहाँ आचार्य बैठे हैं और पढ़ा रहे हैं, या गुरु पढ़ा रहा है, या गुरुकुल नाम है। गुरुकुल उसका माँ के गर्भ से शुरू हो रहा है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो आंचल में है, उसके बाद पिता के साथ है। वो सब सुशील चरित्र सब कुछ सीखने के बाद जब वो गुरुकुल में आ रहा है, तो वो ऑलरेडी आधा उसकी नींव बन चुकी है। इसके आगे का निर्माण आचार्य करेगा, गुरुकुल में गुरु करेगा। ये एक पूरा स्ट्रक्चर गुरुकुलीय सिस्टम का था, और गुरुकुल की ट्रेनिंग्स भी उसी तरह से डिजाइंड हैं सारी की सारी। यहाँ आते ही जिस दिन बच्चे, देखो भारत में 2 संस्कार एक साथ होते हैं श्वेता जी। जो एडमिशन डेज है, जब हम बच्चे का प्रवेश गुरुकुल में करते हैं, उस दिन हम 2 संस्कार बच्चे के करते हैं। संस्कार का मतलब उसको नई तरह से, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसके गुणों में परिवर्तन लाने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करते हैं। संस्कार कोई रिचुअल नहीं है, एक व्रत संकल्प है। आज हम इस काम को नया शुरू कर रहे हैं। संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। ठीक है, गुणों का आधान, तमाम अच्छाइयों का आधान, तमाम संभावनाओं का आधान जब हम पर्सनैलिटी में जिस दिन करना शुरू करते हैं, उसे हम संस्कार कहते हैं। उस दिन हम कुछ रिचुअल भी करते हैं। उसमें 2 संस्कार साथ साथ हैं। एक संस्कार है उपनयन, जिस दिन हम अपने बच्चे को उपनयन देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जनेऊ। और दूसरा संस्कार उस ही दिन जनेऊ देने के बाद यहाँ होता है वेदारंभ। वेदारंभ माने अब एजुकेशन का प्रोसेस फॉर्मली शुरू हो रहा है। वेद माने एजुकेशन, वेद माने ज्ञान। वेद शब्द का अपने आप में मीनिंग भी, वेद का अर्थ किताब नहीं है।
वेद शब्द का अर्थ भी ज्ञान है। ठीक। उस दिन ज्ञान का उपक्रम होता है, पहला पाठ वहां से शुरू होता है। जब हम उपनयन दे रहे हैं, सारा उपनयन प्रक्रिया क्या है श्वेता जी? उसमें हम यज्ञोपवीत दे रहे हैं, उसमें 3 धागे हैं। उन 3 धागों के द्वारा जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं वो एक पर्पस है। सारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे? उस बालक के साथ जो हमने मेहनत परिश्रम करनी है, आखिर वो किस लिए करनी है? उसके निर्माण के लिए। उसके निर्माण के लिए। वो निर्माण जिस संकल्प के लिए हो रहा है, वो संकल्प हम उपनयन से कहते हैं। भाई तुम किसी के कर्जदार हो, ठीक है। तुम एहसानमंद हो, तुम एहसान जिम्मेदारी फरामोश का मत आभास होना। कराना है। आभास कराना, एहसान फरामोश नहीं होना। और देखो, जो उपनयन संस्कार है ना, मैं फिर वही करूंगा, बच्चा केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसका कंसेप्ट भारत से आया। और बहुत हजारों साल पहले आया। अजी पता नहीं, हजारों तो बहुत छोटी संख्या है। जब से ये सृष्टि है आदि से। तब से पठन पाठन चल रहा है। और उस पठन पाठन में उपनयन संस्कार यदि है तो उपनयन के केंद्र में बच्चा है। उसे किस पर्पस के लिए तैयार करना है आपने, किस मकसद के लिए तैयार करना है, वो संकल्प हम उपनयन में ले रहे हैं। ठीक। और पहले ही दिन उसको पता है मुझे किस लिए तैयार होना है। किस लिए तैयार होना, उसमें आप देव ऋण की बात करते हैं, ऋषि ऋण की बात करते हैं, पितृ ऋण की बात करते हैं। और भारत के समाज में तो एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है कि कर्जा लेकर के नहीं मरना है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन 3 ऋणों के 3 तरह के कर्जों के प्रति जो बालक अवेयर है, क्या वो नेचर को डिस्ट्रॉय करेगा? करेगा ही। क्या वो वैल्यू सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा? क्या वो किसी को अपमानित करेगा? किसी का शोषण कर पाएगा? उसकी आंख में वासना रह पाएगी? वो अपने समय को बर्बाद करेगा? वो दूसरों के धन पर मौज मारने की कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसे परिश्रम से कमा करके खाना सिखाया है। हमने हर परिस्थिति में उसे रहने के लिए तैयार किया है। आज समाज में आप देख रही हैं श्वेता जी, क्या 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 हो रहा है? बच्चों का आत्महत्या जो अनुपात है निरंतर बढ़ रहा है। जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, आधार ही नहीं है। कितना बड़ा नंबर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? आधार। आपने कभी इस पर गौर किया? आधार नहीं है, बिल्कुल। मानसिक विकास कुछ है ही नहीं उनके पास कमजोर पर, सोचने के लिए। सॉल्यूशंस नहीं है एक्चुअली। मानसिक विकास पर गौर नहीं किया गया है। हम तो बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बनाने पर लग गए हैं। और जो माता पिता या जो तंत्र, जो सिस्टम बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बना करके यूज करेगा, उसके लिए तैयार करेगा, वो क्यों तो सोसाइटी की परवाह करेगा, क्यों तो माता पिता की परवाह करेगा, क्यों तो सांस्कृतिक मूल्यों की परवाह करेगा, क्यों दूसरों के दुखों की परवाह करेगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति बनता चला जाएगा। हम किस कमिटमेंट के साथ पढ़ा रहे हैं? समाज। समाज के। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस भाव के साथ पढ़ा रहे हैं। सबकी चिंता करनी है, अपने आप में मशगूल नहीं हो जाना, अपने आप में खो नहीं जाना है। और इसके लिए गुरुकुल बच्चे को तैयार करता है। गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करते। उनके जीवन में जिस तरह की एक मर्दानगी का भाव होता है, एक विश्वास जीवन में होता है, अपने आप को लेकर के उनको ये लगता है कि मैं हूँ तो समाधान है, हर सवाल का समाधान है। हम अपने बालक को कठोर के लिए तैयार करें। हमारा सिस्टम दुर्भाग्य से श्वेता जी क्या सिखा रहा है? अभी हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? बड़ी मज़ेदार। मैं किन्हीं दिनों किसी स्कूल में गया और एसी हॉस्टल थे। सुविधाएं हों अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है इनमें कुछ भी।
लेकिन वो सिखा रहे हैं कि एसी में क्विल्ट लेकर के कैसे सोया जाता है। क्या ये सिखाने की बात है? अपने आप ही आ जाएगा स्वतः। सिखाने की बात यह है कि 47-48 डिग्री टेम्परेचर पर हम रेगिस्तान में हैं और पंखा भी नहीं है, कूलर नहीं है, पानी भी नहीं है और जिंदा रहना है, तो कैसे रहा जाएगा? कठोर के लिए बच्चे को तैयार करना, उन परिस्थितियों के लिए जो जीवन को लील लेने के लिए तैयार खड़ी हैं, उन परिस्थितियों में हमारे बालक के दिमाग में जीवन का विश्वास जागे और उत्साह के साथ जागे, उसका उत्साह बना रहे उन कठोर पलों में भी। ये प्रशिक्षण हम कहाँ दे पा रहे हैं? हम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सुविधाओं, क्योंकि इतनी सुविधाओं का हमारा बालक, श्वेता जी, यदि आप और आपके सभी दर्शक मेरी बात का बुरा ना माने, खास तौर से माता पिता बुरा ना माने, आप सबसे कह रहा हूँ, माता पिता बुरा ना माने, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बालक लावारिश की तरह से पल रहे हैं। लावारिश सिर्फ वो नहीं होता जिसको कोई रोटी पानी देने वाला नहीं होता या जीवन की सुविधाएं देने वाला नहीं होता, वो भी लावारिस होता है जिसको कोई विचार देने वाला नहीं होता, जिसका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता। हम अपने बच्चों को वो दे कब पा रहे हैं? हम वक्त ही नहीं लगा रहे हैं। अब कैसे दें? गुरुकुल नहीं, तो गुरुकुल का जो दर्शन है वो बहुत क्लियरली हमें समझ आ गया कि गुरुकुल का दर्शन वो आंसर है, वो समाधान है जो सारी मानसिक स्थितियों का समाधान है, अपने साथ लेके आता है। लेकिन आज की परिस्थिति में पहला सवाल तो ये है कि क्या इतने गुरुकुल ऐसे हैं, और अगर हैं तो बच्चे का रुख वहां तक कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आदी हो चुका है उन सब चीज़ों का। देखिए श्वेता जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप भी गुरुकुलीय तंत्र से भली भांति परिचित हैं, गहराई से आप समझती हैं। मैं भी कुछ गुरुकुलीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, जो वर्तमान में गुजरात प्रदेश के माननीय राज्यपाल भी हैं, राज्यपाल बनने से पूर्व वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य के रूप में कार्य करते रहे हैं। उनकी प्रेरणा से 4-5 संस्थाएं और चल रही हैं। बेटियों के लिए गुरुकुल चल रहा है, बेटों के लिए नीलोखेड़ी में 2 गुरुकुल चल रहे हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी और आर्यकुलम नीलोखेड़ी। एक गुरुकुल ज्योतिसर में चल रहा है और इन सब गुरुकुलों में गुरुकुल कुरुक्षेत्र तो चल ही रहा है। जो परंपराएं उन्होंने यहाँ स्थापित की हैं, जो सेल्फ सस्टेन सिस्टम उन्होंने यहाँ बनाया है, और उसके फलस्वरूप बच्चों के जो रिजल्ट्स आए हैं, कितना बड़ा रुझान आज आप देखती होंगी कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए 12-12, 15-15 हज़ार बच्चे आ रहे हैं प्रवेश परीक्षा देने के लिए। ये वो प्रासंगिकता है क्योंकि माता पिता को अपना सपना पूरा होता नजर आता है, निगरानी इस आधार की है। तो ऐसे संस्थान हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए श्वेता जी, मैं एक बात आपको और कहूँगा, जब आप अच्छे की खोज में जाते हैं तो अच्छे की खोज में जाइए, परफेक्ट की खोज में मत जाइए। परफेक्शन आदमी के हस्तक्षेप से, आदमी की भागीदारी जहां भी है, मौजूदगी जहां भी है, वहां परफेक्शन नहीं होती। उसमें न्यूनता हो सकती है, आदमी मन के साथ है, उसमें सोचने में, विचारने में, आकलन में, डिसीजन लेने में कहीं कोई चूक रह सकती है, गलती हो सकती है। वैज्ञानिकों से हो जाती है, डॉक्टर से हो जाती है, इंजीनियर से हो जाती है, शिक्षक से भी हो जाती है। आखिर मनुष्य है, कमियों के साथ है, मन के साथ है। नियत अच्छी होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। ये गारंटी यदि कोई संस्थान दे सके कि उसकी नियत में खोट नहीं है, तो व्यवस्थाएं धीरे धीरे अच्छी होती ही जाती हैं। कुछ एक न्यूनताओं के बावजूद भी इन गुरुकुलों ने अपनी उपयोगिता साबित की है। आप इनके रिजल्ट्स देखें, इनके बच्चों का स्वास्थ्य देखें। मैं जानता हूं जी, ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने
एक एक वर्ष में अपना 32-35 किलो वजन कम किया है। मतलब एक फिटनेस अब संस्थान यदि भी है। कोई बच्चा, श्वेता जी, 14 साल में, 15 साल में, 18 साल में, 17 साल में होते होते वो 130-135 किलो का वजन ले ले, 80-90-100 किलो का वजन ले ले, आपको क्या लगता है उसका भविष्य बेहतर होने वाला है? और इसका दोष किसको है? हमारी फूड हैबिट को। हमने तमाम सुविधाएं घरों में इकट्ठी कर ली, कूड़ेदान बना लिया। नियंत्रण कहाँ है? अब जब गुरुकुल ये कहता है कि 4 मील देने हैं, उसी समय खाना है, जो बनेगा वही खाना है, बाजार से आपके लिए कुछ आने वाला नहीं है। आज आपके बच्चे घिया नहीं खाते, तुरई नहीं खाते, टिंडा नहीं खाते, करेला नहीं खाते, पालक नहीं बच्चे क्या, माता खाते, पिता भी मेथी नहीं नहीं खाते, तो आप खिलाएंगे क्या बच्चों को? हाँ, बिल्कुल। बच्चे इतने चूजी होते जा रहे हैं, आप उनकी चूजीनेस को स्ट्रेंथ मानते हैं? माता पिता ये समझते हैं कि बड़े गर्व के साथ कहते हैं मेरा बच्चा पालक नहीं खाता। मैंने कहा भाई ये कौन सी ट्रेनिंग का पार्ट है? मेरा बच्चा मेथी और गोभी नहीं खाता, ये कौन सी ट्रेनिंग का पार्ट है जी? होना क्या चाहिए था? मेरा बच्चा जो प्रकृति में पैदा हुआ सब कुछ, शाकाहार में जो बना सब कुछ खाता है। हम क्या बना रहे हैं? इतने चूजी होकर के संसार में सुख के साथ तो नहीं रहा जा सकता। उन्हें हर चीज से शिकायत होगी, आदमियों से शिकायत होगी, ये ऊंचा बोलता, ये नीचा बोलता, इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। हमने बच्चों को अपने अपने घरों के अंदर अपने अपने कमरे दे दिए। माता पिता की हिम्मत नहीं श्वेता जी कि बिना नॉक किए बच्चे के कमरे में प्रवेश कर जाएं। गुनाह है ये, और बच्चे इस पर सवाल कर लेते हैं। तो फिर माता पिता क्या हैं? केवल सहूलियत, फैसिलिटीज प्रोवाइडर है? प्रोवाइडर्स, केवल फैसिलिटीज प्रोवाइडर हैं क्या? माता होने का, पिता होने का जो हक है, एक समग्र भूमिका है, उसको तो हम सरेंडर कर चुके। उसके कई सारे कारण हैं। फैमिली साइज बहुत छोटा हो गया, जरूरतें बढ़ गई, बच्चों ने दबाव बना लिया, और मैं बहुत खराब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन इससे बेहतर अपने मनोभाव को कहने के लिए मेरे पास दूसरा शब्द श्वेता नहीं है। बच्चे इमोशनल ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं, और माता पिता उस ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परवरिश उस तरह की होती जा रही है, क्योंकि बचपन से नहीं किया। अब यदि ये गुरुकुल, मैं गुरुकुल नीलोखेड़ी को जानता हूं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कितने ही बच्चों को मैं देखता हूं 30-30, 35-35 किलो वजन कम किया। मैं उनसे पूछता हूं बेटे कैसे किया? और यदि आप चाहेंगे तो मैं उन बच्चों के, जरूर आप जब गुरुकुल जाएं तो उन बच्चों के आप इंटरव्यू करें, आपके लिए एक अच्छा विषय है, उनके एक्सपीरियंसेस लें। इससे बड़ा फिटनेस एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो बच्चे अपनी अचीवमेंट खुद बताएंगे। और कुछ नहीं किया जी, कोई डाइट प्लान नहीं किया, कोई डाइट प्लान नहीं किया, किसी से डाइट बनवा करके नहीं ली। क्या किया उन्होंने? गुरुकुल की दिनचर्या को फॉलो किया। सुबह वो 4:45 बजे उठे, ग्राउंड गए, योग किया, खेल किया, वापस आए, स्नान किया, समय से फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया, स्कूल गए, भोजन किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर स्कूल किया, फिर ग्राउंड किया, फिर संध्या हवन किया, फिर स्नान ध्यान किया, भोजन किया, 4 घंटे स्टडी की, और रात को 10:30 बजे अपने बिस्तर पर पड़ करके शयन किया। और एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, गुरुकुल की और एक फिलॉसफी है। हम अपने साथियों को इस बात को बहुत जोर दे करके श्वेता जी कहते हैं कि जो बच्चा बिस्तर पर जा रहा है वो बिस्तर पर लगभग झूलता हुआ जाए, ऐसे जाए जैसे शराबी झूलता हुआ बिस्तर पर जाता है। शराब पी करके नहीं, थक करके। जो बच्चा बिना थके बिस्तर पर जाएगा, रात के अंधेरे में तमाम प्रकार के पाप उसके मन मस्तिष्क पर प्रहार करेंगे। गुरुकुल की फिलॉसफी ये है कि ज्यों ही बच्चा बिस्तर पर जाए, बिस्तर पर लेटने के मिनट 1.5 मिनट के अंदर उसे नींद आनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए। और ये हो भी जाएगा जब सुबह से इतना
इतना थकेगा, इस शेड्यूल का पालन करेगा, इस रूटीन का पालन करेगा, जाते ही बिस्तर पर सोएगा और सुबह समय से उठेगा। और एक बात और ध्यान रखने की है, आप 10 घंटे बिस्तर पर पड़े रहिए, 10 घंटे नींद किसी को नहीं आती श्वेता जी, सपने आते हैं। और स्वप्न नींद नहीं है। हमारे यहाँ 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में रहना है, जागृत में जागते रहना है, स्वप्न अर्ध जागृत अवस्था है, मन तो सक्रिय होता है। स्वप्न में हम रिलैक्स नहीं हो रहे होते, स्वप्न में तो हम थक रहे होते हैं। तो गुरुकुल बच्चे के पोटेंशियल को समझता है, आप जैसा बनाना चाहेंगे वो वैसा बन जाएगा। ट्रेनिंग के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आप गुरुकुल की दिनचर्या देखें, वो फिजिकली फिट, आप उनको दिए जाने वाले उपदेश देखें, मेंटली फिट, डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों के साथ रह रहे हैं, डिफरेंट बिरादरियों के बच्चों के साथ रह रहे हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल लेवल के बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनका सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वो एक क्लास में कैद नहीं है, एक वर्ग में कैद नहीं है, अलग अलग जगहों से लोग, छोटा भारत बन गया, उनका सोशलाइजेशन हो रहा है। और वो सोशलाइजेशन समाज में सौहार्द पैदा करने के लिए सबसे बड़ी ट्रेनिंग है श्वेता जी। इससे बड़ी ट्रेनिंग आप कहाँ दीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहाँ दीजिए। इसलिए जो हम ये कहते हैं ना कि हर बालक को एक समय फौजी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, गुरुकुल वो फौजी ट्रेनिंग है, गुरुकुल वो फौजी ट्रेनिंग का संस्थान है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी ये बहुत क्लियर हो गया होगा। सर ने बहुत ही सरल तरीके से और डिटेल करके हमें बताया कि गुरुकुल वो सॉल्यूशन है जो बच्चे का मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और एक मूल्य आधारित विकास करने में पूरी तरह से सक्षम है। और हम सबको शायद बैठे बैठे सुनते सुनते ये महसूस हो रहा होगा कि क्यों ना हम भी अपने बच्चों को वहां तक लेके जाएं। पर सवाल मेरा सर अगला ये है कि समझ आ गया बच्चे का व्यक्तिगत विकास और आप कह दीजिए सामाजिक भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आज हम जिस देश में हैं, भारत आज हमारे नेतृत्व में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, मतलब विकास के दर पथ पे है और बहुत जल्दी ही विकसित भारत हो जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। इस विकसित भारत में गुरुकुल क्या भूमिका अपनी देखता है और क्या निभा सकता है? क्या वो बच्चे को उतना मेंटली और बौद्धिक तरह से उतना लॉजिक, उतना तार्किक उसको बना पाएगा कि वो उस दौड़ में भी शामिल हो जाए, नंबर 1 लाइन में खड़ा होकर भारत का प्रतिनिधित्व करे और हर क्षेत्र में करे? बहुत बढ़िया श्वेता जी, मैं आपकी जानकारी में और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों की जानकारी में ये बात डालना चाहूँगा कि गुरुकुल 2 तरह का शिक्षा तंत्र प्रोवाइड करवाता है जी। एक पूर्णतः आर्ष पद्धति, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सेटअप था, जिसमें हम शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन को ऑफर करते हैं, वो हमारी आर्ष पद्धति है। देश में बहुत सारे गुरुकुल उस आर्ष पद्धति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुरुकुलों के अंदर और एक नया प्रयोग आचार्य देवव्रत जी के प्रयासों से हुआ है और वो दूसरा प्रयोग किया है, उस पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ध्यान दें। बिल्कुल। वो दूसरा प्रयोग ये है कि फैमिली साइज छोटा हो गया। ठीक है। माता पिता ये चाहता है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े तो अच्छा भी बने, लेकिन स्किल्ड भी बने। ठीक है, बिल्कुल जरूर। और मेरी जो माली हालत है उसमें थोड़ा सा सहयोग भी करे, वो कमाऊ आदमी भी बने, उपयोगी आदमी भी बने। उपयोगी का मतलब ऐसा नहीं है कि आर्ष पद्धति से पढ़ा अनुपयोगी है, उसकी उपयोगिता साहित्य संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिस उपयोगिता की बात कर रहा हूँ वो आर्थिक उपयोगिता है कि वो जैसे दुनिया के सब बालक कमा रहे हैं, वैसे देश में आर्थिक समृद्धि के लिए, परिवार की आर्थिक समृद्धि का आधार भी बने। तो उसके लिए आचार्य देवव्रत जी ने 2 प्रयोग बहुत बेहतरीन किए। और वो प्रयोग क्या है? जो प्रैक्टिसेस हैं, बच्चे का अभ्यास क्रम है, दिनचर्या है, वो तो पूरी तरह से हो परंपरागत गुरुकुलीय, और जो बच्चे का पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हम आधुनिक रखें, CBSE फॉर्मेट में रखें। और इसलिए वर्तमान में
ऐसे गुरुकुल भी मौजूद हैं जिन गुरुकुलों की चर्चा मैंने आपसे की है। गुरुकुल नीलोखेड़ी है, गुरुकुल ज्योतिसर है, आर्यकुलम है, बेटियों के लिए हमारा कैंपस है, और खुद गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। हालांकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दोनों पाठ विधियां प्रस्तावित हैं, उसमें आर्ष पद्धति के भी बच्चे हैं, उसके साथ साथ सीबीएसई पाठ्यक्रम से चलने वाला जो हमारे यहाँ पाठ विधि है वो भी उपलब्ध है, विंग वो भी चलता है। और सीबीएसई पाठ्यक्रम में रह करके और परंपरागत गुरुकुलीय व्यवस्थाओं का पालन करते हुए उसी अभ्यासक्रम का अनुवर्तन करने वाले बालक यहाँ हैं। और उन बच्चों की अचीवमेंट्स आप देखिए। अकेले गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने, मेरा अनुमान है कि 75-80 के करीब तो पिछले 3-4 वर्षों में, 5 वर्षों में लेफ्टिनेंट दे दिए सेना को, सेना को अफसर दिए हैं। 70-80 से ज़्यादा IITN दिए हैं, 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स दिए हैं। ये क्या छोटी उपलब्धि है? नहीं, इसी की ज़रूरत है। और यही रिजल्ट्स सारे गुरुकुलों के हैं। ठीक, आप सब गुरुकुलों का यदि इसी वर्ष की आप उठाएं, गुरुकुल नीलोखेड़ी ने 6 बच्चे IIT को दिए हैं, नीट को दिए हैं 6 बच्चे, सेना को अफसर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे स्किल एजुकेशन सीख रहे हैं, और वो भी गुरुकुल वैल्यू बेस्ड सीख रहे हैं, तो वो वहां जाके एक बेहतर, दूसरों के कंपैरिजन में एक अच्छा सेना का अफसर बनेगा। उनका आत्मविश्वास ज़्यादा है, उनका परिश्रम करने का अभ्यास ज़्यादा है, ज़्यादा है, उनके सॉल्यूशंस ज़्यादा हैं, वो कभी अपना हौसला गंवाते नहीं हैं। और ये जो स्किल्ड लोग हैं, यदि विकसित भारत का हम सपना देखते हैं तो जहाँ औद्योगिक क्रांति के लिए, औद्योगिक रूप से देश को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये प्रतिदान गुरुकुल ने दिया है, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, अपने बेहतर ब्रह्मचारियों के माध्यम से उनको तैयार करके, उसी तरह का योगदान श्वेता जी हमने सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने के लिए, समाज, संस्कृति और साहित्य में फैले हुए कदाचार को दूर करने के लिए सैकड़ों वेद के विद्वान बना करके इस देश को दिए हैं जी। और शायद ये भी कहा जा सकता है कि जिस बच्चे के पास ये सांस्कृतिक धरोहर होगी, ऑटोमेटिकली हर क्षेत्र का बेहतर मतलब व्यक्ति बन पाएगा, व्यक्तित्व बन पाएगा। लीडर वही बनते हैं, लीडर वही बनते हैं, उसके पास बेस है, नींव वाला है। श्वेता जी, हम अपने बच्चों को अपनी बातचीत में, गुरुकुल में मैं बहुत बार बच्चों के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिल ही जाता है, और एक थीम हम उन्हें देते हैं, एक माइंडसेट देते हैं, और वो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्या देते हैं? हम उन्हें ये बताते हैं, बेटे 100 में बहुमत 51 का नहीं होता, 100 में बहुमत 6 का होता है, मेजोरिटी 100 में 6 की होती है, 51 की नहीं होती। श्वेता जी, कैसे? ये मैथमेटिक्स क्या है? हम आमतौर पर देखते हैं, आप भी देखते हैं, और शायद मेरी बात का समर्थन करेंगी आप, 100 में से 90 आदमी फॉलो करने वाले ठीक बात है, ठीक है ना, अनुकर्ता हैं, अनुकरण करते हैं। 10 आदमी ऐसे हैं जो किसी बात पर दिमाग लगाते हैं, उसको समझते हैं, उसके मर्म को समझते हैं, उसके तर्क को समझते हैं, उसके आर्गुमेंट करते हैं उस चीज के साथ, उसकी प्रासंगिकता को समझते हैं। वो सिर्फ नंबर कितना है? 10 का है। उन 10 में से 6 आदमी जिधर होंगे, सारा समाज उधर होगा, और ये समाज शास्त्र की दृष्टि से मेजोरिटी है। हम वो 6 आदमी पैदा नहीं कर पा रहे। हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारी उदासीनता का आलम ये है कि हम वो 6 आदमी यदि पैदा कर लें श्वेता जी, तो समझिए हम पूरी दुनिया में एक नए युग का सूत्रपात कर सकते हैं। गुरुकुल वो 6 आदमी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। आपने जो भी आज की चर्चा में कहा, यूँ तो पूछने को बहुत कुछ बाकी है और बहुत पूछने का मन भी है, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी
आज हम यहीं पर अपने इस अंक को विराम देंगे। और जो भी सर ने कहा, अगर मैं उसको समराइज करूं तो शायद गुरुकुल भारत को विश्व पटल पर लाने का वो एक वजह है, वो एक सोल्यूशन है जो उसके बच्चे का व्यक्तित्व विकास माँ के गर्भ से करना प्रारंभ कराता है, और उतने आत्मीयता के साथ, उतने अपनेपन के साथ अपने बच्चे का विकास करता है जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का करती है, जिससे उसका बौद्धिक, इमोशनल, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। गुरुकुल एक फिटनेस सेंटर भी है और गुरुकुल एक ध्यान केंद्र भी है। गुरुकुल एक बच्चे के निर्माण की फैक्ट्री भी है और गुरुकुल भारत को विश्व की ताकत बनाने का शायद सबसे बड़ा समाधान है। इसी के साथ सर का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपने विचारों से हमें पुनः पुनः अवगत कराते रहें, ऐसी आशा है। श्वेता जी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत आभार, जिन्होंने इस पूरे संवाद को बहुत ध्यान से सुना है। उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।